जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 28 नवंबर की पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न में से किसका नियम यानी किस नाम से जाना जाता है, या फिर नियम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका जड़त्व। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व है न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे भी, तो इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट नियम, जो कि आपका जड़त्व का नियम है। और जड़त्व का नियम एक प्रकार से यानी कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहने की कोशिश करेगी, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था के अंदर है तो वो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी, और जो बाहरी बल लग रहा है उसका क्या करेगी? विरोध करेगी भी एक प्रकार से। जिस प्रकार से अचानक है वो बस चल दे भी, अचानक अगर बस चलना शुरू कर दे तो हम है वो पीछे की ओर है, वो गिरने की संभावना हो जाएगी भी, ठीक है। या फिर अचानक ब्रेक लगा दे तो हम आगे की ओर है वो गिरने की संभावना ही हो जाएगी। तो ये सारी की सारी है वो जड़त्व के नियम एग्जाम्पल है भी, ये सारे के सारे हैं वो आपके क्या है? जड़त्व के नियम के एग्जाम्पल है। देन उसके बाद में त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आपका त्वरण कहलाता है। और त्वरण को अपन क्या बोल सकते हैं? त्वरण ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी, ये होता है भी। और त्वरण का यहाँ पे एक प्रकार से मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वो त्वरण का मात्रक होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ बल, तो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है भी, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। और बल का जो फॉर्मूला है वो होता है F बराबर एम ए। एम क्या है यहाँ पे? एम आपका द्रव्यमान है, ए आपका एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। देन उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो बल का फॉर्मूला कहां से आता है? तो न्यूटन की गति के सेकंड नियम से, न्यूटन की गति के सेकंड नियम से, सेकंड नियम, और वो भी किसका? न्यूटन का। न्यूटन की गति के सेकंड नियम से है वो हमें बल का फॉर्मूला आता है। और यहाँ पे बल का जो परिभाषा आती है वो फर्स्ट नियम से आती है भी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाते हैं। उसके बाद में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसे अपन बोलते हैं थर्ड नियम। इसे अपन क्या बोलते हैं? थर्ड नियम कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। जिस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो बंदूक से गोली चलाना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। एक बंदूक से जो गोली जाएगी वो आगे की ओर जाएगी, लेकिन वापस भी एक क्या है? बल लगता है बंदूक की तरफ, यानी कंधे के ऊपर है वो वापस बल लगता है। या फिर नाव से है वो जंप करना, नाव से किनारे पे कूदना, या फिर चोट लगना भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जड़त्व का नियम हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाएगा। प्रश्न बड़ा है लेकिन सोल्व हो जाएगा। पत्थर गति के प्रथम नियम, यानी पत्थर गति के, ये आपका प्रथम नाम आएगा। अब यहाँ पे पत्थर है वो गति के
प्रथम नियम, सही है, पत्थर गति के प्रथम नियम के अधीन है, जबकि फुटबॉल द्वितीय नियम द्वारा शासित है। अब इसके अंदर है वो प्रथम नियम, ये आपके पास में यहाँ पे इस प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि पत्थर है, पत्थर का जड़त्व ज़्यादा है भी, पत्थर है उसका जो जड़त्व है, जड़त्व क्या है, पत्थर का जड़त्व है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे फुटबॉल है उसका जो जड़त्व है, उसका जो जड़त्व है वो क्या है भी, कम है, ठीक है। क्योंकि जड़त्व किसके ऊपर, जड़त्व है वो किसके समानुपाती होता है भी, तो जड़त्व है वो आपका द्रव्यमान के समानुपाती होता है भी, द्रव्यमान के। तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पत्थर का द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, जिसके कारण उसका जो जड़त्व है वो ज़्यादा हो जाएगा। और फुटबॉल का द्रव्यमान कम है, जिसके कारण इसका जो यहाँ पे जड़त्व है वो कम हो जाएगा भी। आगे देखो, पत्थर पर लगाया गया बल उसके परमाणुओं को एक साथ बांधे रखने और अभिकेंद्रीय बल के पार करने नहीं भी, अभिकेंद्रीय बल वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आगे देखो भी, पत्थर की सतह पर घर्षण कम होता है, जिसके कारण सारा बल संचारित होता है, तो ये भी नहीं होगा भी, नहीं। उसके बाद में पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, पत्थर का द्रव्यमान है वो अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप है वो अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी विराम अवस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पत्थर का जड़त्व ज़्यादा है, जिसके कारण है वो उनका एक प्रकार, पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा है जिसके कारण उसका जड़त्व ज़्यादा है भी, और जड़त्व ज़्यादा है तो यहाँ पे उसको क्या है, ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी भी, ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के द्वारा है वो, ये आपका 16 आउट हो जाएगा। तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखो भी, बेरियम क्लोराइड होता है आपके पास है BaCl, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में बेरियम क्लोराइड, और ये आपको बोला गया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये BaCl2 होगा, क्योंकि Ba2 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव होता है भी। क्या बनेगा आपके पास में, तो ये आपके पास में बन जाएगी BaSO4 बेरियम सल्फेट, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है भी, दोनों अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी भी, ये चीज ध्यान में रखना भी, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हो जाएगी। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। बेरियम सल्फेट है, ये आपका क्या है, अवक्षेप है भी, ये आपका अवक्षेप है, यानी सॉलिड अवस्था के अंदर है, जल के अंदर घुलनशील नहीं है भी, ये आपका सॉलिड अवस्था के अंदर है, और ये सफेद रंग का है भी, सफेद रंग का सॉलिड अवस्था के अंदर है, जल के अंदर घुलनशील नहीं है भी, ठीक है ना। अवक्षेप होता है वो कभी भी घुलनशील नहीं होता भी। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं, अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है, जब अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है, जब एकल अभिकर्मक उष्मा पाकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूट जाता है, तो वहां पे आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है। जिस प्रकार से अपन बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास में, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे उष्मा दे दूं, तो ये बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कैल्शियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यानी एकल अभिकर्मक है, उष्मा पाकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो वहां पे आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, ये अपघटन अभिक्रिया होती है भी। देन उसके बाद में संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है भी। जैसे अगर अपन बात करते हैं भी, आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने क्या कर दिया, जल मिला दिया, तो आपके पास में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और प्लस में आपके पास में ऊर्जा है वो ऊर्जा बनेगी, यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा भी,
ऊर्जा बन जाएगी भी यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस में आप है वो ऊर्जा लिख लो यहाँ पे, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा। तो देख लो भी यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक कुल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास में कौन सी हो जाएगी, संयोजीकरण अभिक्रिया हो जाएगी भी, ठीक है। अब इसके अंदर है वो कौन सा हो जाएगा भी, तो इसके अंदर आपका दोहरा विस्थापन यानी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वानस्पतिक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी भी, तो लाइसोसोम की खोज है वो डी डुब्बे नामक वैज्ञानिक ने की थी भी, नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी भी, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम का निर्माण है वो गोल्जी काय व ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय व ईआर है, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं भी, ये इसका निर्माण करते हैं। और लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं भी, इसे अपन सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब लाइसोसोम है ना वो जंतु कोशिका में ज्यादा पाए जाते हैं भी, ये आपके जंतु सेल में ज्यादा होते हैं, ठीक है, और पादप सेल होती है उसमें कम होते हैं भी, ठीक है। जंतु सेल के अंदर है वो ज्यादा पाए जाएंगे लाइसोसोम। देन उसके बाद में लाइसोसोम के अंदर है वो अपघटनकारी एंजाइम होते हैं भी, उसमें क्या होते हैं ये, इसमें अपघटनकारी एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ही सेल का क्या कर देता है, ये पाचन कर जाता है भी, इसमें बहुत ज्यादा अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो भी लाइसोसोम अगर अपन बात करते हैं तो दर्द महसूस करने में सहायता करने हेतु नहीं भी, ऐसा नहीं है, हानिकारक जीवाणुओं को निगलने तथा विघटन करने वाली एक संवेद कोशिका है, तो ये बात बिल्कुल सही है भी। पेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य नहीं भी, पेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है भी। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हानिकारक, यानी एक प्रकार से इसमें इतने ज्यादा अपघटनकारी एंजाइम होते हैं भी, ये अपने जो हानिकारक जीवाणु होते हैं ना उसको निगलने के लिए उनका विघटन कर जाता है भी, ठीक है, और अपनी ही सेल का पाचन भी कर जाता है भी कई बार, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बे ऑप्शन हो जाएगा भी। जो टूटी फूटी सेल होती है ना उसका पाचन कर जाता है लाइसोसोम। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है भी। तरंग का आयाम बढ़ेगा, आयाम क्या होता है, आयाम एम्पलीट्यूड बोलते हैं जिसको, जिस प्रकार से आपने यहां पे देखा होगा भी, ये एक तरंग है और ये इसका क्या है भी, आयाम है, यानी अगर मैं यहां पे इस प्रकार से, ये इसका आयाम है, ये इसका क्या है भी, आयाम है, एम्पलीट्यूड है। अब इसकी जो हमने पहले या दूसरे पेपर के अंदर भी ये पढ़ा था आयाम के बारे में, तो एक आपके पास में आयाम है वो ये है, एक आयाम ये है। अब इसमें जो आपकी ध्वनि होगी ना, वो ध्वनि है वो आपकी एक प्रकार से क्या होगी, मृदु ध्वनि होगी भी आपकी, मृदु यानी कमजोर, ये आपकी कमजोर ध्वनि होगी। अगर जिसका आयाम अगर ज्यादा है, जिस ध्वनि का आयाम ज्यादा है, तो वहां पे अगर आयाम बढ़ा हुआ है तो वो ध्वनि एक प्रकार से मजबूत होगी, ठीक है। और जिस ध्वनि का आयाम है वो क्या है, एक प्रकार से नहीं बढ़ा हुआ, यानी इस प्रकार से बढ़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो आपकी क्या है, कमजोर ध्वनि है भी। तो आयाम बढ़ेगा तो तरंग की ऊर्जा, यानी जो तरंग है उसकी ऊर्जा है ना वो बढ़ेगी भी, तरंग की ऊर्जा बढ़ेगी तभी तो ध्वनि मजबूत होगी। और तरंग की अगर ऊर्जा नहीं बढ़ती है तो वहां पे आपका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ेगा नहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पे आवर्ती अगर मैं बात करता हूं तो आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है भी, आवर्ती को हर्ट्ज के अंदर है वो मापा जाता है। और ये आपके पास में एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड है वो कितनी बार कंपन हुए हैं
वो आपकी क्या कहलाती है, फिर आवर्ती कहलाती है भी। तरंग दैर्ध्य है वो दो आयामों के बीच में, दो आयामों के बीच की जो दूरी है वो आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे यहाँ से और यहाँ तक एक आपकी तरंग दैर्ध्य के बराबर है भी, ये दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर है। यहाँ से और यहाँ तक आपकी तरंग दैर्ध्य के बराबर है भी, ठीक है। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपकी यानी दो आयामों के बीच की जो दूरी है ना वो आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तरंग की ऊर्जा। अगर आयाम बढ़ेगा तो तरंग में ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका मतलब आपकी जो ध्वनि है वो एक प्रकार से मजबूत होगी भी, ठीक है। इसके अंदर है वो एक फॉर्मूला भी होता है तरंग दैर्ध्य का, अगर मैं बताऊं वो भी काम आ जाता है कई बार। तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में ये हो जाएगा वेग, या फिर आपके पास में यहाँ पे आवर्ती और माध्यम में चाल, यानी ये हो जाएगा तरंग की चाल तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाए तरंग की चाल बट्टा में आवर्ती आ जाएगी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है। यानी सबसे पहले हाइड्रा है उसमें मुकुलन की प्रक्रिया होती है भी, मुकुलन के द्वारा वो जनन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताना भी ये जो चरण होता है उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले है वो यहाँ पे नई वेस्टी नहीं बनेगी भी, पहली बात तो ये सी ऑप्शन कष्ट हो गया। अभी सबसे पहले नई वेस्टी नहीं बनेगी, मुकुल सबसे पहले है वो क्या होगा, मुकुल आरंभ होगा भी। सबसे पहले है वो इस प्रकार से ये आपका हाइड्रा है भी, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रा होगा। अब यहाँ पे है वो एक मुकुल का उभार होगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये मुकुल का आरंभ होगा, देन उसके बाद में मुकुल है वो परिपक्व होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगली जो प्रक्रिया होगी, मुकुल है वो परिपक्व होगा और फिर मुकुल वियोजन होगा। मुकुल वियोजन का मतलब होता है भी जो परिपक्व हो गया वो क्या हो जाएगा, अलग होगा। यानी सबसे पहले मुकुल प्रारंभ होगा, यहाँ पे मुकुल प्रारंभ हुआ, देन उसके बाद में ये मुकुल है वो आपका क्या होगा, परिपक्व होगा यानी एकदम परिपूर्ण होगा। देन उसके बाद में मुकुल वियोजन होगा, यानी मुकुल है वो अलग होगा, इस पुराने हाइड्रा से अलग होगा, और अलग होते ही क्या बन जाएगी, नई वेस्टी बन जाएगी, नई जात, यहाँ पे नया इंसान बन जाएगा एक प्रकार से मुकुल का, ये आपका हाइड्रा का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भी। ये प्रोसेस चलती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको पता है भी फोर्स बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वीय बल बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय बल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपके पास में कैपिटल जी, जो कि सार्वत्रिक नियतांक है, कभी चेंज नहीं होता भी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आता है m1 इंटू m2, और अपॉन में आपके पास में क्या आता है, r²। ये होता है भी इसका फॉर्मूला भी। ये तो आपका सार्वत्रिक नियतांक है, इसकी खोज है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी भी, जी का मान कभी चेंज नहीं होता। देन उसके बाद में m1 क्या है, m1 है वो आपके पास में द्रव्यमान है भी, m1 है वो वस्तु का द्रव्यमान है, और ये आपकी दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। देन उसके बाद में r क्या है, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है भी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देख लो भी आपका जो आपका गुरुत्वीय बल है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, बिल्कुल सही है भी, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल है वो वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध के साथ बढ़ता है। धात्विक चालक है यानी तार है, उसका प्रतिरोध कैसे बढ़ सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है भी, हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस चीज की। R बराबर प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन में A होता है भी, L अपॉन में A होता है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है प्रतिरोध का। तो लंबाई बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरी, अगर आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर आप घटाओगे तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा भी, ठीक है। और तापमान, उसके बाद में आपका अगर तापमान बढ़ाते हो, तापमान बढ़ने पर है वो आपका प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा भी। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे इसने बोला भी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर, अगर आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे
तो आपका, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो दुश्मनी का रिलेशन है अभी, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट में, तो आपका आर है वो घटेगा। और अगर आप यहाँ पे लंबाई में कमी करोगे, लंबाई के अंदर अगर आप कमी करते हो तो लंबाई के समानुपाती है, अगर लंबाई में कमी करोगे तो प्रतिरोध भी आपका कम हो जाएगा, बढ़ा तो नहीं। उसके बाद में तापमान में कमी करने पर, अगर आप तापमान के अंदर कमी करते हो तो आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और तापमान बढ़ने पर आपका प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि करने पर है वो आपका प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। बाकी सभी के अंदर, बाकी इन सभी में है वो कमी आएगी भी। प्रतिरोध है, प्रतिरोध में प्रतिरोध में कमी, बाकी सभी में क्या है, प्रतिरोध में कमी आएगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है भी। अब यहाँ पे पहला कथन है आपके पास में भी, एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश है वो केंद्रित केंद्रीय वृत्त बनाती है भी। ये देखो भी, ये एक आपका सिंगल तार है, इसके अंदर हमने क्या है, धारा प्रवाहित कर दी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी ना वो इस प्रकार से गोलाकार, इस प्रकार से है वो क्या बनाएगी भी, इस प्रकार से सकेंद्रित वृत्त बनाएगी भी। इस प्रकार से होता है, ये चीजें समझ में आ गई क्या। एक सिंगल तार के अंदर है वो इस प्रकार से गोलाकार एक सकेंद्रित वृत्त बनाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं परिनालिका के अंदर, आपकी जो सोलिनोइड होती है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर है वो परवलयाकार, यहाँ पे आकृति बनाएगी। उसके बाद में इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके है वो निर्धारित किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ये तार है, इस तार के अंदर हमने क्या कर दी, धारा प्रवाहित करती, तो ये बोल रहा है भी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से है वो अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जिस दिशा के अंदर है वो आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस दिशा में आपको क्या करना है, अंगूठा करना है भी, इस प्रकार से, ठीक है। और आपकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो क्या दर्शाएगी, वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दर्शाएगी भी। आपकी यानी जो अंगुलियां मुड़ रही है ना, तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। और अंगूठा है वो आपको क्या बताएगा, ये आपको धारा की दिशा बताएगा भी। धारा की दिशा में आपको क्या करना है, यहाँ पे अंगूठा करना है भी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इससे भी अपन है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है भी। तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिएगा। अब यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है। पहली बात ये है रेडॉक्स अभिक्रिया पता होना चाहिए है क्या। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर है वो, एक तो आपने पढ़ा होगा अपचयन अभिक्रिया, एक तो आपने अपचयन अभिक्रिया पढ़ी होगी, अपचयन अभिक्रिया, और एक आपने उपचयन अभिक्रिया पढ़ी होगी, उपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप बोलोगे सर अपचयन अभिक्रिया तो वह होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि हो, प्लस से मैं दर्शा दूं, और ऑक्सीजन की कमी हो, नेगेटिव से दर्शा दूं। भी हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो, वहां पे आपका अपचयन अभिक्रिया होगी। और उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, वहां पे क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। अब अगर दोनों एक साथ में हो जाए, तो उसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं भी। ये होता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया भी, जहां पे अपचयन भी हो जाए और उपचयन दोनों हो जाए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे इसने बोला है, पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट है आपके पास में भी हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपके पास में हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। ऑक्सीकरण से क्या करता है, सल्फर का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड था और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है भी, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी आ गई भी। हाइड्रोजन की कमी आ जाए उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा क्या है, आयोडीन का अपचयन होता है। आयोडीन का अपचयन होता है जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है भी। देख लो भी, अब आयोडीन के पास में पहले न तो ऑक्सीजन है और न क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे इसके पास में क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया भी।
तो इसमें तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है। हाइड्रोजन की कमी होना और हाइड्रोजन की वृद्धि होना यानी अपचयन और उपचयन दोनों है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, एक हाउसिंग सोसाइटी में अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया गया। जो आपका हरा डिब्बा था, हरा है वो रसोई अपशिष्ट के लिए है, और जो नीला है वो प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए है। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? तो देखो भी, एक तो आपके पास में होता है भी जिसका अपन पुनर्चक्रण कर सकते हैं, तो उसको तो अपन क्या है, हरे डिब्बे के अंदर है वो उसको स्टोर करके रखते हैं, और जो जिसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता उसको अपन है वो एक प्रकार से नीले डिब्बे के अंदर है वो उसको, जिस प्रकार से कोई कांच हो गया और हो गया, तो इसी प्रकार से क्या है उस चीजों को अलग अलग रख सकते हैं। अब यहां पे आपके पास में है भी, यहां पे इसने बोला है भी, इससे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से पृथक करने में सहायता होती है। बिल्कुल सही बात है। यानी जो आपका, जिस प्रकार से इसने बोला भी रसोई अपशिष्ट, यानी हरे से क्या है रसोई अपशिष्ट, और नीले में आपको प्लास्टिक और जो आपकी धातु है कांच है, ये आपका क्या है अजैव निम्नीकरणीय भी, ये आपके अजैव निम्नीकरणीय भी, ये आपका अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, और ये आपका जैव निम्नीकरणीय है, जिससे अपन क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं भी, कंपोस्ट बना सकते हैं। ये आपका जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या है सहायता मिल जाती है भी, इसमें सहायता मिल जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर अलग अलग होंगे तो उसमें ज्यादा इजी रहता है भी, अपन क्या कर सकते हैं, इसका खाद बना सकते हैं जो आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, और जो आपके अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है उसका कोई अगर कोई अलग कार्य होता है तो उसको अलग कार्य में यूज कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रयोग किया था भी, यानी द्विधनावेशित हीलियम परमाणु का यूज किया था भी अल्फा कण की जगह। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है भी, 2He4 2 पॉजिटिव, ये आपके द्विधनावेशित हीलियम परमाणु है भी, द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होता है अल्फा कण। इसकी बौछार करवाई थी, तो उसमें है वो रदरफोर्ड को नाभिक की खोज हुई थी, और उन्होंने बताया था भी, जो आपका परमाणु होता है, परमाणु का एकदम सेंटर पॉइंट है ना, वो नाभिक है भी, और वो एक प्रकार से क्या है धनात्मक है, वो आपका क्या है धनात्मक है, और परमाणु का सारा जो भार होता है वो नाभिक में होता है भी। ये बात किसने बोली थी? रदरफोर्ड भाई साहब ने बोली थी भी। ठीक है, उसके बाद में रदरफोर्ड का यहाँ पे किसकी खोज हुई थी? नाभिक की खोज की थी भी। नार है, इस प्रकार से याद रखो, नार है, ना से बन जाएगा नाभिक और रै से बन जाएगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी भी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में ये भी याद रखना, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, तो ये आपका द्रव्यमान संख्या बनाते हैं भी। ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपके पास में एक साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है भी। अगर कोई बंदा इच्छुक है इस चीज का भी, साइंस का एनसीईआरटी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो उसमें आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। आपको पता है भी, जो रेलवे अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस के, चाहे वो ग्रुप डी में हो, चाहे वो आपका एएलपी में हो, चाहे वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में हो, उसमें लाइन टू लाइन है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं भी। तो क्यों ना हम भी एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। तो उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये कोर्स बनाया गया है, जो कि आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा भी। ठीक है, और आप यहाँ से जाकर के है वो इसके ऊपर 2-3-4 क्लासें डेमो के रूप में रखी गई है मेरी, वो क्लासें हैं वो आप लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे भी इस कोर्स के अंदर है वो क्या कुछ करवाया जा रहा है, तो आप उसमें बेहतर समझ पाओगे भी। ठीक है, अब देखो भी यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन है सुकेंद्री कोशिका। सुकेंद्री कोशिका को अपन क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका भी बोलते हैं भी। एक कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है भी? चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे वो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो सेल का कंट्रोल करना, सेल को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आपके पास में कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना, तो ये बात बिल्कुल सही है भी। यानी सेल है उसकी जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना, एक प्रकार से सेल को कंट्रोल करने का कार्य है वो किसका होता है? केंद्रक का होता है भी। अब ऊर्जा उत्पादन का जो कार्य है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है भी। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो श्वसन का क्रेब्बस चक्र कंप्लीट होता है भी। यहाँ पे क्या होता है? क्रेब्बस चक्कर है वो कंप्लीट होता है, और क्रेब्बस चक्कर के अंदर है वो आपको पता है भी 36 एटीपी का निर्माण है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद में अपशिष्ट का जो पाचन करने का जो कार्य करता है वो लाइसोसोम, अभी अपने इसी क्लास में बात की है। लाइसोसोम है वो अपशिष्ट का पाचन करने का कार्य करता है, लाइसोसोम, जिसे सुसाइड बैग भी बोलते हैं भी। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और आपका यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है ना, जो आपके एक प्रकार से जो केंद्रक होता है वो कम विकसित होता है भी। केंद्रक है वो कम विकसित होता है, और उसमें क्या है, एक प्रकार से बाहरी लेयर नहीं पाई जाती भी। बाहरी जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है वो नहीं पाई जाती, और यहाँ पे जो केंद्रक होता है वो कम विकसित होता है। देन उसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते भी। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, और इसके अंदर है वो 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है भी। 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। देन उसके बाद में अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूं तो इसमें जो आपका केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है भी। केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। देन उसके बाद में अंतःपर्दवी जालिका हो गई। ठीक है, देन उसके बाद में अपन बात करते हैं केंद्रिका पाई जाती है इसमें, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती। केंद्रिका कहाँ पे पाई जाती है? केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका, लेकिन यहाँ पे नहीं पाई जाती भी। ठीक है ना, और इसमें है वो 80S और 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। हमने कल बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। एम क्या होता है आपके पास में? द्रव्यमान होता है। जी आपका यहाँ पे द्रव्यमान, जी आपके पास में गुरुत्वीय त्वरण होता है, h हाइट होती है। मैंने आपको बताया था भी आपके जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, ये ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है भी। जितनी ज्यादा हाइट होगी वस्तु की उतना ही ज्यादा है वो आपके पास में स्थितिज ऊर्जा होगी। और आप है वो ऊंचाई के अंदर तो h का जो मान है वो पॉजिटिव लेते हो, लेकिन गहराई के अंदर है वो h का जो मान है वो आप नेगेटिव में लोगे भी। तो यहाँ पे देखो भी एक चलती हुई ट्रेन, तो इसके अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा है भी। इसमें आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी भी। ठीक है, और यहाँ पे एक बहती नदी है, इसमें भी आपकी गतिज ऊर्जा है। एक लुढ़कती गेंद है, इसमें भी आपकी गतिज ऊर्जा है। लेकिन एक मेज के ऊपर आपने किताब रख रखी है, तो इसका मतलब किताब ने कुछ ना कुछ हाइट ग्रहण कर रखी है। ठीक है, एक मेज के ऊपर किताब है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है। इसमें आपको बताना भी जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है। यह किस कारण होता है? मैंने आपको बताया भी। यहाँ पे देखो आपका नाम होता है, एक आपने पढ़ा होगा विबग्योर, VIBGYOR, ये होता है आपका विबग्योर। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब यहां से ये आपका क्या है? ये आपका बायां पार्ट है। ठीक है, और ये आपका क्या है? दायां पार्ट है। बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा भी। तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा भी? बढ़ेगा।
तो इसका मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और जो आपका वोयलेट है उसका तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम होता है। अब तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका जो आप अपन बात तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक कम होगा भी, अपवर्तनांक कम होगा, विचलन कम होगा, ठीक है, विचलन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा भी, ये सारी की सारी चीजें हैं वो कम होगी भी। चीजें समझ पाए भी, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, विचलन भी कम होगा, और आपका प्रकीर्णन है वो भी कम होगा भी। अब वोयलेट है, इसका तरंग दैर्ध्य कम है सबसे, तो इसका मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इसका विचलन ज्यादा होगा, और इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा भी। तो इसका विचलन है वो ज्यादा होता है भी, इसका विचलन ज्यादा होता है, इसका प्रकीर्णन है वो क्या होता है भी, ज्यादा होता है। इसी कारण है वो बैंगनी रंग का जो बंकन है ना वो ज्यादा होता है भी, बैंगनी रंग का बंकन है वो ज्यादा होगा प्रकीर्णन से, प्रिज्म से गुजारेंगे तो यहाँ पे बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, और इसीलिए इसका जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम होता है भी, अपवर्तनांक है वो इसका अधिकतम होता है, तो ये बात भी सही है भी। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, और इसीलिए इसका अपवर्तनांक है वो क्या होता है भी, न्यूनतम होता है। अपवर्तनांक न्यूनतम नहीं होता भी, अपवर्तनांक इसका अधिकतम होगा भी, यहाँ पे अपवर्तनांक है वो अधिकतम होगा, तो इसीलिए ये गलत है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम नहीं होती भी, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, अधिकतम नहीं होती। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगी। जैसे जैसे अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, जिसमें तरंग दैर्ध्य जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है, विचलन कम होता है, और प्रकीर्णन कम होता है भी। लेकिन जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका ये सारे के सारे ज्यादा होते हैं भी, जो आपका अपवर्तनांक है, विचलन है, प्रकीर्णन है, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। द्वि खंडन नाम से पता लग रहा है, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, द्वि का मतलब क्या होता है, दो होता है। तो द्वि खंडन के अंदर है वो आपके पास में 2 संतति बनती है, और द्वि खंडन किसके अंदर होता है भी, एक प्रकार से आपका अमीबा, अमीबा में, पैरामीशियम द्वि खंडन, अमीबा, यीस्ट, इन सभी के अंदर है वो क्या होता है, द्वि खंडन होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है भी। देखो भी, अवतल लेंस के बारे में अपन बात करते हैं। अवतल लेंस, याद रखना, अवतल लेंस के अंदर 2 ही कंडीशन होती है भी। अवतल लेंस की बात कर रहा हूं मैं, अवतल लेंस, दर्पण की बात नहीं कर रहा। अवतल लेंस के अंदर 2 ही कंडीशन होती है मुख्य रूप से, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा, ये दोनों ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। पहली बात तो ये याद रखो, आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा होता है भी, सीधा होता है भी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अगली बात ये है भी, ये हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा दोनों ही कंडीशन में। कैसा बनाएगा, छोटा, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ये बात भी आप ध्यान में रखना भी। 2 ही कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, जब वस्तु को अनंत पर रख दो, आप वस्तु को अनंत पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस के ऊपर बनेगा, यानी फोकस के ऊपर बनेगा। और कैसा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा। दोनों ही कंडीशन में आभासी बनेगा, आभासी हमेशा सीधा होता है भी। देन उसके बाद में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। सारी चीजें क्लियर होगी। पहली कंडीशन है भी, जब वस्तु को अनंत पे रखोगे तो उसका फोकस के ऊपर प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरी कंडीशन है, जब आप वस्तु को अनंत और प्रकाशी केंद्र O के बीच में रखते हो, भी अनंत और प्रकाशी केंद्र O के बीच में रखते हो, तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपका जो प्रतिबिंब है वो फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में बनेगा भी। तो वहां पे आपका दोनों ही कंडीशनों में क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है भी। अब आ जाओ यहाँ पे, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त होने के लिए आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए भी। वास्तविक प्रतिबिंब को ही आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रख लेना, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब
को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवतल लेंस है वो आभासी प्रतिबिंब बनाकर इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखो, निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में छोटा होता है। निर्मित प्रतिबिंब है वो सदैव बिंब यानी वस्तु के आकार की तुलना में छोटा होता है। मैंने क्या लिखा है, दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंब छोटा बनेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है, तो बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता ही नहीं, क्योंकि दो ही कंडीशन होती है और दोनों ही कंडीशन में ये क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है भी। तो यहाँ पे आपके पास में पूछा क्या था, कथन कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें दूसरा और चौथा सत्य नहीं है भी, दूसरा और चौथा यानी सी ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे पौधों को कोशिका में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया छुई मुई पादप वाला, और ये आपका ALP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पे ये पूछा गया था भी छुई मुई पौधे की जो पत्तियां हैं वो किस प्रकार से मुरझा जाती है, कारण क्या होता है भी। अपन क्या है भी, पौधे को जैसे ही स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने पे छुई मुई के जो पौधे की पत्तियां हैं वो मुरझा जाएगी। कारण क्या है भी, उसमें कोई अलग से कोई ऐसा तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता भी, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से है वो संदेश भेज दे और जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता ना, ऐसा कोई यहाँ पे अंग होता है पादप के अंदर। तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक इसने यहाँ पे नाम लिखा है क्या भी, उसके आंतरिक जलांश में परिवर्तन, जलांश में परिवर्तन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छुई मुई पौधे के अंदर आप टच कहीं से भी करो लेकिन मुरझाएगी पत्तियां। वो क्या करता है, जल, नाम सुना होगा आपने, जल का दाब कम करता है। जल का दाब कम करके, जल का दाब है वो कम कर देता है, जिसके कारण है वो उस पादप की जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। ये चीज ध्यान में रखना भी। तो उसने यही बोला भी, उसके आंतरिक जलांश, आंतरिक का मतलब होता है अंदर के जो जलांश यानी जल में परिवर्तन कर देता है भी। उसका जो आंतरिक दाब है, जल का जो दाब है उसमें परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण है वो पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है। और यहीं पे यही सिस्टम है भी, सूजन या फिर सिकुड़न, इसी के कारण होता है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ब ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो बताओ भी, उसकी जो अवस्था है वो किसके द्वारा अपन निर्धारित कर सकते हैं। तो यहां पे देखो भी, अवस्था आप जैसे आपके पास में गैस है, गैस को आप द्रव में ला सकते हो, गैस को आप है वो द्रव में किस प्रकार से चेंज कर सकते हो। तो अगर आप तापमान आपके पास में, तापमान को क्या कर दो, आप कम कर दो, और दाब को आप दाब है उसको आप क्या कर दो, अधिक कर दो, तो आपकी जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, द्रव अवस्था के अंदर आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। आपने LPG सिलेंडर देखा होगा, LPG सिलेंडर के अंदर है वो आपने इस प्रकार से इलाके देखना, उसके अंदर आपको ये लगेगा भी शायद द्रव भरा हुआ यानी पानी भरा हुआ हो, ऐसा लगेगा आपको। तो वहां पे आप है वो एक तो तापमान और एक आप दाब, इन दो चीजों के द्वारा है वो आप चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, इनकी अवस्थाओं का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं भी। अवस्थाओं का आप निर्धारण कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। आयतन से है वो आप अवस्था का निर्धारण नहीं कर सकते भी, आयतन से है वो आप अवस्था का निर्धारण नहीं कर सकते। चीजें समझ में आ गई क्या, वॉल्यूम अवस्था का निर्धारण नहीं करता भी, ठीक है, वॉल्यूम एक आपका फिक्स रहता है भी। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, A और B, इससे है वो आप अवस्था है वो निर्धारित कर सकते हो। तो यहाँ पे A और B कौन सा हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा। D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये है वो अपनी मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है, और मुक्त अवस्था के अंदर है पाए जाने के कारण है वो इस प्रकार से इसको शुद्ध और अशुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है भी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी
आगे औरत। के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। अब इसमें जो आपकी उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं, जो आपकी उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं, ये क्या है, ये विद्युत, ये आप विद्युत अपघटन के द्वारा है वो इसको शुद्ध करती हो भी। देन उसके बाद में जो आपकी मध्यम अपक्रियाशील धातुएं हैं उसको आप है वो एक प्रकार से सल्फाइड के द्वारा और भर्जन विधि के द्वारा, यानी यहाँ पे भर्जन व निस्तापन विधि के द्वारा है वो आप इसको क्या करते हो, शुद्ध करते हो। इसका आप एक प्रकार से ऑक्साइड बना करके फिर उसका अपचयन करवा करके है वो यहाँ पे उसको शुद्ध करते हो। देन उसके बाद में जो आपकी ये धातुएं हैं, ये जो आपकी सोना है, चांदी है, ये आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये किसी के साथ अपक्रिया नहीं करती भी, ये किसी के साथ अपक्रिया नहीं करती, तो इसका मतलब ये अकेली पाई जाएगी और अकेली मिलेगी तो फिर इसको क्या है, किसी भी विधि से शुद्ध करने की जरूरत नहीं है भी। चीज़ें समझ में आ गई। तो ये क्या है, आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। अब असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है। कल वाली क्लास के अंदर मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाया था। एक तो होता है सहज से संतृप्त, सहज से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सहज से सिंगल, यानी उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, बाकी बच गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर क्या होता है आपका एक प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसमें एल्किन और एल्काइन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में देख लो भी कौन सा है, तो इसके अंदर है वो आपके पास मिलेगा, ये रहा। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम द्वि या त्रि आबंध होते हैं, द्वि या फिर त्रि आबंध होते हैं। यानी असंतृप्त में क्या आता है, असंतृप्त आपका अशुद्ध होता है भी। ठीक है, इसमें आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें आपका आता है एल्किन के अंदर है वो डबल बॉन्ड होगा, और आपका एल्काइन है उसमें आपका क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, सहज से संतृप्त और सहज से सिंगल, सहज से शुद्ध। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अगर बात करूँ तो एल्केन श्रेणी आएगी। इसमें एल्केन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहाँ पे कौन सा होगा, संतृप्त होगा भी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। और एल्किन जिसमें इन लगेगा, प्रोपीन, मेथीन, ठीक है, एथीन, ब्यूटीन, वो आपका क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। आइन लगेगा पीछे, जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, वो आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन श्रेणी हो जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आप देखो भी निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचित करता है और वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है। अब यहाँ पे ये आपका ALP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भी सबसे पहले अपन बात करते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि अगर आपसे पूछ ले भी आपके हृदय के पास में कौन है, आपके हृदय के सबसे पास में कौन है, तो आप बोलोगे हमारे हृदय के सबसे पास के अंदर है वो थाइमस ग्रंथि है भी। थाइमस ग्रंथि है वो थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है भी। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है, और इसे भ्रूण का एक प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र भी बोलते हैं भी। भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है इसे। ठीक है, और यहाँ पे थाइमस ग्रंथि में WBC का प्रशिक्षण केंद्र और WBC की जो लिम्फोसाइट सेल है ना, वो आपकी थाइमस ग्रंथि के अंदर ही क्या करती है, कार्य करती है भी। ठीक है, जो आपकी एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का, एंटीबॉडी बनाने का जो कार्य करती है वो थाइमस ग्रंथि में करती है भी। देन उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है भी। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, और इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करता है, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को मेंटेन करता है भी। ये रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को मेंटेन करता है।
शर्करा की मात्रा को, ठीक है, कंट्रोल करता है। अधिवक्र ग्रंथि है, अधिवक्र ग्रंथि से आपका एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन है वो स्त्रावित होता है, और एड्रीनलिन हार्मोन को ही अपन क्या बोलते हैं, क्रो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं भी। ये विकट परिस्थितियों के अंदर है, वो एक प्रकार से लड़ने के लिए या फिर भाग जाने के लिए मनुष्य को तैयार करता है भी। विकट परिस्थिति के अंदर जैसे कोई अचानक कोई शेर दिख के आगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आपका पसीना आना शुरू हो जाएगा भी। ये सारी की सारी जो क्रियाएं करता है वो कौन करता है, एड्रीनलिन हार्मोन करता है भी, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा एक प्रकार से, तो वो सारे का सारा कार्य कौन करता है, ये आपका एड्रीनलिन हार्मोन करता है भी। या तो उसके साथ लड़ो आप, या फिर उससे भाग जाओ, तो ये चीजें होती है भी। और ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी पूछा जाता है भी, आपके गिलेरी होती है, गिलेरी के अंदर है वो एक प्रकार से लड़ने और भाग जाने के लिए कौन तैयार करता है गिलेरी को, गिलेरी को। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका इसी 2024 के अंदर, या तो टेक्नीशियन में या फिर एएलपी के अंदर, तो वहां पे भी आपका एड्रीनलिन हार्मोन हो जाएगा भी। अब आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है वो आपका अगर मस्तिष्क में होता है भी, और आपको पता है भी वर्दी हार्मोन है, वर्दी हार्मोन है वो कौन स्त्रावित करता है भी, तो वर्दी हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करती है। लेकिन पीयूष ग्रंथि तब तक स्त्रावित नहीं करेगी जब तक कि उसको आके बोल लेना है। कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि को जाकर के बोलेगा भी आप वर्दी हार्मोन को स्त्रावित कीजिए, ताकि हम क्या करें भी, जो शरीर के अंग है उसका विकास कर ले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस भी अगर मस्तिष्क में होता है, और आपका जो पीयूष ग्रंथि है वो भी आपकी अगर मस्तिष्क में होती है भी, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, वर्दी हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन रिलीज करने के लिए बोलता कौन है, तो वो आपका हाइपोथैलेमस बोलता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक प्रबल अम्ल, एक प्रबल अम्ल है, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार, एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखो यहाँ पे मैं सारी की सारी प्रक्रिया लिख देता हूं। 4 प्रक्रियाएं होती है आपकी, कौन कौन सी। एक तो आपके पास में क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल की अभिक्रिया है वो किसके साथ में करवा दी, प्रबल क्षार के साथ में, ठीक है, प्रबल क्षार के साथ में करवा दी। तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा भी, वो आपका उदासीन होगा, यानी जिसका पीएच मान है वो क्या हो जाएगा, 7 होगा भी, जिसका पीएच मान है वो 7 होगा। उसके बाद में मेरे पास में प्रबल अम्ल है। प्रबल का मतलब हो गया मजबूत, प्रबल का मतलब मजबूत, और प्लस में मेरे पास में क्या है, दुर्बल है वो क्षार है। अब की बार क्षार मेरे पास में कमजोर है। दोनों की अभिक्रिया मैंने करवा दी, दोनों की अभिक्रिया करवाऊंगा तो यहाँ पे मजबूत अम्ल है और कमजोर क्षार है, तो जो आपका माध्यम होगा वो अम्लीय होगा भी। कैसा होगा भी, अम्लीय माध्यम होगा, यानी जिसका पीएच मान है वो 7 से क्या होगा भी, कम होगा भी, 7 से कम होगा। देन उसके बाद में मेरे पास में क्या है, दुर्बल अम्ल है अब की बार, और प्लस में मेरे पास में क्या है, प्रबल क्षार है। प्लस में मेरे पास में क्या है, प्रबल क्षार है, तो उसका जो माध्यम होगा यहाँ पे कमजोर है, मतलब अब की बार अम्ल कमजोर है, और ये क्षार है वो मजबूत है, तो अब की बार जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा भी। विलयन आपका कैसा होगा, क्षारीय होगा, और इसका जो पीएच मान है वो 7 से क्या हो जाएगा भी, ज्यादा हो जाएगा भी। उसके बाद में मेरे पास में दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, प्लस में मेरे पास में क्या है, दुर्बल ही क्षार है अब की बार, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब आपने कभी देखा होगा, जिस प्रकार से मैं बात करता हूं, HCl आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है, और प्लस में मेरे पास में क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी मेरे पास में प्रबल क्षार है भी, प्रबल अम्ल है, और ये मेरे पास में प्रबल क्षार है। दोनों की अपक्रिया करवाऊंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl, और प्लस में मेरे पास में क्या बन जाएगा भी, ये H2O जल बन जाएगा। तो ये कौन सी अपक्रिया है, तो ये आपकी उदासीनीकरण अपक्रिया भी, ये आपकी उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं, और ये बहुत बार पूछा जाता है। उदासीनीकरण अपक्रिया के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है भी। लवण प्लस में जल, लवण प्लस में जल है वो आपके पास में प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो NaCl का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है भी, NaCl का पीएच मान है वो 7 होता है, तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 से कम नहीं होगा भी। तापमान के आधार पर डिपेंड नहीं करता, 7 के बराबर होगा, उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है
अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा। देखो भी वर्तिका क्या होती है, वर्तिकाग्र क्या होते हैं, वो चीजें समझते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। ये आपका एक पुष्प का डायग्राम है, भी एक पादप का डायग्राम है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है, ये आपके वर्तिकाग्र है भी। ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है। ये क्या है, ये वर्तिका है, ये पुष्प की वर्तिका है। और ये क्या है, ये अंडाशय है, ये अंडाशय है। और अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। ये क्या है, ये बीजांड है भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यानी पुष्प के अंदर है वो अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनता है, और बीजांड है वो परिपक्व होकर क्या बनता है, बै से बीजांड और बै से बीज। तो बीजांड है वो परिपक्व होकर के बीज का निर्माण करेगा, अंडाशय है वो परिपक्व होकर के फल का निर्माण करेगा। ये चीजें पूछी जाती है। अब देखो भी यहां पे आपके पास में, ये आपके पास में परागकोश है, ये मान लो परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकोश के अंदर है वो परागकण होते हैं। अब ये जो परागकण है, ये जो परागकण है, यानी ये तो क्या है, पुष्प का स्त्री जनन अंग है, पुष्प का एक प्रकार से मादा जनन अंग है। ये सारे के सारे वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, ठीक है। और ये जो इधर मैं बना रखा हूं, ये आपका परागकोश है। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो कि पुष्प के नर जनन अंग है, ठीक है। यहां से परागकण है वो चाहे वो कीट के माध्यम से जाए या फिर वायु के माध्यम से जाए, किसी के माध्यम से जाए। और ये जो परागकण है वो जाकर के कहां पे जाएंगे, परागकणों की लैंडिंग हो जाएगी आपकी किसके ऊपर है, तो ये आपकी वर्तिकाग्र के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर। तो क्या कहलाता है, उसे अपन बोलते हैं परागण। उसे क्या कहते हैं, परागण। ये ALP 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से परागण किसे कहा जाता है। परागकोश से परागकणों की, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। देन उसके बाद में जब परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर लैंड कर जाते हैं तो यहां से एक नलिका का विकास होता है और उस नलिका के माध्यम से इन परागकणों को बीजांड के अंदर जो आपका अंडाशय है, ठीक है, जो एग है, अंडा है, वहां तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद में निषेचन हो जाता है। बात ये है पहली। अब ये बोलता है भी इसको क्या कर दें, इसको यहां से कट कर दें, इसको क्या कर दिया जाए, यहां पे कट कर दिया जाए। तो मेरे को ये बताओ भी परागकण है वो लैंडिंग कहां पे करेंगे, परागकणों की जो लैंडिंग होगी वो कहां पे होगी, नहीं होगी और निषेचन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम बनेगा वो ये होगा भी निषेचन ही नहीं होगा, भी निषेचन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या, आगे देखो भी। नेक्स्ट है हमारा, तो ऐसा ही रुतबा है भी समझाने का। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति होने को प्रदर्शित करता है। यानी ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जो ये बताता है भी द्रव के बीच में, द्रव्य यानी पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। द्रव को जमाने से अवस्था परिवर्तन होती है भी। इसमें क्या आ जाएगी, अवस्था चेंज आ जाएगी, अवस्था परिवर्तन। ये उदाहरण है वो आपका अवस्था परिवर्तन का, तो इससे पता नहीं लगेगा भी रिक्त स्थान है या नहीं है। चीनी को जल में घोल दिया जाए। अब चीनी को जल में घोल दिया जाए तो चीनी के जो एक प्रकार से अणु थे, जो पार्टिकल थे, वो कहां पे चले गए, तो जल के अणुओं के बीच में स्पेस था और उस स्पेस के अंदर है वो चीनी के जो पार्टिकल थे वो घुल गए और हम है वो जल के अंदर है वो उस चीज को देख नहीं पा रहे, चीनी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब है जल के जो अणु थे उनके बीच में एक प्रकार से स्पेस था और उस स्पेस के अंदर है वो चीनी के जो अणु हैं, जो आपके पास में मॉलिक्यूल थे, वो क्या है उसमें चले गए भी। गैस को संपीड़ित करना, गैस को संपीड़ित करने से अपन ये रिक्त स्थान उपस्थिति को प्रदर्शित, यानी द्रव के बीच में संपीड़ित करना का मतलब होता है भी उसको एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी अधिक, यानी कम जगह पे अधिक को दबाना, भी कम जगह पे अधिक को लगाना, ये प्रकार से हो सकता है भी। जैसे अपने पास में LPG गैस सिलेंडर है, LPG गैस सिलेंडर है, उसके अंदर है वो छोटा सा होता है बर्तन, तो लेकिन उसमें बहुत सारी गैस भरी होती है भी, वो उसको एक प्रकार से दबाने का कार्य है वो संपीड़ित करना हो जाएगा भी। एक प्रकार से गैस को दबाना वो संपीड़ित करना हो जाएगा। लेकिन ठोस को गर्म करना, ठोस को गर्म करेंगे तो वो भी अवस्था परिवर्तन का एक
प्रकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चीनी को जल में घोलेंगे तो चीनी के जो अणु है, चीनी पूरी तरह से जल के अंदर घुल जाएगी, और घुल जाएगी तो इससे क्या अनुमान लगाया जाएगा, अभी हम देखेंगे तो हमारे पास में फिर चीनी मिलेगी नहीं पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया भी आपकी चीनी पूरी की पूरी घुल गई किसमें, जल के अंदर, और ये आपका समांगी मिश्रण बन गया। और समांगी मिश्रण बन गया तो इसका मतलब है भी जल के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान था, उसमें चीनी समा गई। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, बस हो गया काम। तो ये था भी आपका सारा का सारा पोर्शन। कैसा लगा और कमेंट्स करके जरूर बताएं भी। क्लासों को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है ना। अब धीरे धीरे है वो देख लो भी, कंटेंट इतना खतरनाक दे रहा हूं मैं अपने पास से, लगभग 100 में से 110% में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं भी। लेकिन व्यूज है वो देखो आप किस तरीके से आ रही है, यानी घास काटने जैसे व्यू आ रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। और रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा अभी, ठीक है ना। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर के आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भी। ये रहा भी एप्लीकेशन, उस पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।